नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ आपका मित्र नितिन यादव। हम लोग जो है दरोगा भर्ती के अंतर्गत और एसएससी जीटी के अंतर्गत हिंदी के टॉपिक देख रहे हैं और हिंदी में हम लोग सीख रहे हैं हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत हम लोग आज आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग देखेंगे देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि जो है हमारी, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लिपि किसे कहते हैं। तो लिखावट का जो तरीका होता है उसे लिपि कहते हैं। मतलब जो लिखावट का तरीका होता है उसे कहते हैं लिपि। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से, लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति को लिपि कहते हैं। यानी लिखित वर्ण यानी जो हम लोग लिखते हैं, जो वर्ण हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग वर्ण लिखते हैं, उनके माध्यम से अपने भाव या विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो लिखावट का तरीका जो क्या है, वो एक लिपि है। लिपि तो हम लोग देख रहे हैं देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि हमारी है, इसे देवनागरी क्यों बोला गया? क्योंकि ये देवों की नगरी मानते हैं। तो इसलिए क्या देव लोग भी क्या हिंदी बोलते थे, संस्कृत बोलते थे। तो संस्कृत से आते हुए क्या हुआ, हिंदी का विकास हुआ धीरे धीरे। भारत की सभी लिपियां, भारत की जो जितनी भी लिपियां हैं सभी का ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ। भारत की जितनी लिपियां हैं उनमें से सभी का जो है ब्राह्मी लिपि से उनका विकास हुआ। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से इनका विकास हुआ, जितनी भी हमारी जो है भारत की लिपियां हैं। तो ब्राह्मी लिपि जो हमारी जो है उसका प्रयोग जो है वैदिक आर्यों ने शुरू किया था। किसने किया था? वैदिक आर्यों ने। जो ब्राह्मी लिपि हमारी है इसका प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्यों ने, यानी वैदिक आर्यों के माध्यम से जो है ब्राह्मी लिपि का जो शुरुआत हुई या शुरू किया उन्होंने। और जो ब्राह्मी लिपि हमारी है उसका प्राचीनतम जो नमूना हमारा लगभग 5वीं सदी के आसपास जो हमारा बौद्ध कालीन है, यानी बौद्ध काल। तो बौद्ध काल में ब्राह्मी लिपि से यही मानते हैं कि यहाँ से भी इसका कुछ ना कुछ साक्ष्य मिलता है। हमारा जो ब्राह्मी लिपि का है ना 5वीं सदी के आसपास, यानी कि हमारे बौद्ध कालीन जो उस समय के ग्रंथ है या बौद्ध कालीन साहित्य है उससे भी हमें ब्राह्मी लिपि का जो है लिपि के जो है साक्ष्य मिलते हैं। और गुप्त काल के आरंभ में भी क्या है, गुप्त काल के आरंभ में ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांटा गया था, यानी उनके दो वेद थे। ब्राह्मी लिपि के कितने वेद थे? 2 वेद थे। गुप्त काल में हमारे ब्राह्मी लिपि के 2 वेद थे। गुप्त काल में हमारे ब्राह्मी लिपि के 2 वेद थे। उसमें आ रहा था एक उत्तर ब्राह्मी लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि, दूसरा था हमारा दक्षिण ब्राह्मी लिपि, दक्षिण ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि। और तुम्हारा उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि क्या है, ये हमारी कब की? इसको 2 भागों में बांटा है। कब? गुप्त काल, यानी गुप्त काल में जो है ब्राह्मी लिपि को 2 भागों में बांटा गया, उत्तर ब्राह्मी लिपि और दक्षिण ब्राह्मी लिपि। जो हमारी दक्षिण ब्राह्मी लिपि होती है इसमें हमारा तमिल साहित्य, यानी तमिल क्या है, दक्षिण में तमिल लिपि जो है तमिल लिपि होगी। दक्षिण में क्या है? तमिल लिपि, दक्षिण हमारा तमिल लिपि। फिर एक है ग्रंथम लिपि या तमिलनाडु, ये कहाँ पे? तमिलनाडु में चलती है, तमिलनाडु ग्रंथम लिपि। तो ये सब क्या है? ये सब दक्षिण के हैं, यानी दक्षिण भारत के हैं। तो वहाँ पे हमारा इसी तरह होता है। कलिंग लिपि होती है, कलिंग लिपि हो गई, तेलुगु लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, कलिंग लिपि, तेलुगु लिपि, तो ये हमारे क्या है? ये सब हमारे दक्षिणी ब्राह्मी लिपि के जो है जितने भी उत्पन्न हुए दक्षिणी ब्राह्मी लिपि से इनका विकास हुआ धीरे धीरे आगे निकलते हुए। इसी में हमारी मलयालम लिपि भी आ जाती है, मलयालम लिपि।
तो हम लोग ये देखेंगे जो हमारी दक्षिणी हमारी जो ब्राह्मी लिपि है उसमें हमारे कौन कौन से है। तो उसमें हमारी तमिल लिपि है, तमिल लिपि के बाद हमारी कलिंग लिपि है, कलिंग के बाद तेलुगु लिपि है और मलयालम लिपि है और हमारी कौन सी है और ग्रंथम लिपि जो तमिलनाडु की तरफ है लिपि, तमिलनाडु की लिपि को हमारी क्या ग्रंथम लिपि बोलते हैं, ग्रंथ लिपि बोलते हैं। अब लोग उत्तर ब्राह्मी लिपि को देखते हैं तो उत्तर ब्राह्मी लिपि से हमारा क्या नागरी लिपि का विकास हुआ, यानी कि जो हमारी देवनागरी भाषा है इसका विकास किससे हुआ, इससे हमारा हुआ उत्तर ब्राह्मी लिपि से, उत्तर ब्राह्मी लिपि से। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि से हमारा क्या है इसका विकास हुआ, तो हम लोग देखते हैं अभी। उत्तर ब्राह्मी लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि, उत्तर ब्राह्मी लिपि हमारा जो लगभग इससे हमारा क्या हुआ, इससे हमारा धीरे धीरे ब्राह्मी लिपि का विकास होता गया। तो उत्तर ब्राह्मी लिपि हमारी ये हमारे इसका सन है 350 ईस्वी, कितना 350। उत्तर ब्राह्मी लिपि के बाद हमारा क्या है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि आई हमारी। उत्तर ब्राह्मी लिपि हमारी है 350 ईस्वी और इससे हमारा है गुप्त लिपि, गुप्त लिपि हमारी कब है, ये 5वीं 6वीं शताब्दी, 5वीं से 6वीं शताब्दी। यानी ब्राह्मी लिपि जो हमारी पहले उत्तर दो भागों में बट गई, एक तो बट गई उत्तरी भाग में उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दूसरा बटी हमारी दक्षिणी ब्राह्मी लिपि में। फिर आगे चलते चलते हम लोग उत्तरी जो ब्राह्मी लिपि उससे देखते हैं तो हमारा जो देवनागरी लिपि का विकास हुआ उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हुआ। तो 350 ईस्वी तक का हमारा जो समय है वो हमारा उत्तरी ब्राह्मी लिपि का है। उसके बाद हमारा जो आता है गुप्त लिपि, यानी उत्तरी ब्राह्मी लिपि के बाद विकास हो गया है, बन गया क्या गुप्त लिपि। तो गुप्त लिपि जो हमारी 4वीं से 5वीं सदी की, गुप्त लिपि कब की है 4वीं से 5वीं सदी की। इसके बाद आता है हमारा इसी गुप्त लिपि के बाद फिर और विकास हुआ तो फिर हमारा बन गया क्या सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि, सिद्ध मातृका लिपि। जो हमारा सिद्ध मातृका लिपि है ये क्या गुप्त लिपि की बात वाली लिपि, यानी कि धीरे धीरे विकास क्रम चल रहा है। तो सिद्ध मातृका लिपि बनी, फिर इससे बनी क्या कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि से बनी क्या कुटिल लिपि, सिद्ध मातृका लिपि से बनी कुटिल लिपि। जो हमारा सिद्ध मातृका लिपि से और कुटिल लिपि के जो समय हुआ वो हमारा 6वीं सदी से 8वीं और 9वीं सदी तक, यानी ये हमारा ये सिद्ध मातृका लिपि का हुई 6वीं सदी और ये हमारा कुटिल लिपि 8वीं सदी से लेकर 9वीं सदी, यानी धीरे धीरे विकास होता गया। उत्तरी ब्राह्मी लिपि हमारी जो है इससे ब्राह्मी लिपि दो प्रकार से हो गई, एक तो हमारी दक्षिणी चली गई दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, दूसरी हमारी उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से हमारा देवनागरी लिपि का विकास हो रहा है धीरे धीरे करते क्रम से। तो हमारा जो उत्तरी ब्राह्मी लिपि 350 ईस्वी का है, फिर उत्तरी ब्राह्मी से धीरे से परिवर्तन हुआ है, फिर गुप्त लिपि बन गई, गुप्त लिपि 5वीं 6वीं सदी की हो गई। फिर धीरे धीरे गुप्त लिपि से होते हुए सिद्ध मातृका लिपि आ गई, ये 6वीं सदी में हो गई। फिर कुटिल लिपि हमारी जो कुटिल लिपि आई वो हमारी 8वीं सदी में हो गई, 8वीं सदी। अब कुटिल लिपि से हमारे दो बनना है क्या, एक बनी नागरी, एक नागरी बनी दूसरी शारदा। कुटिल लिपि से हमारा क्या बनना, दो बनना है, कुटिल लिपि से हमारे दो बनना है, एक तो नागरी बन रही है नागरी लिपि, एक नागरी बन रही है और दूसरी लिपि बन रही है हमारी कौन सी शारदा। तो नागरी लिपि और शारदा लिपि बन रही है जो हमारी, अब इससे आगे देखेंगे तो इसके विभाग होते हैं हमारे शारदा लिपि के। शारदा लिपि हमारी आ जाती है गुरुमुखी लिपि, कौन सी गुरुमुखी आ जाती है, और कश्मीरी आ जाती है, लहंदा आ जाती है और टाकरी आ जाती है। तो शारदा लिपि में क्या हो रहा है, शारदा लिपि जो आगे बढ़ के हमारी और विकास कर रही है किस पे, इसमें हमारे बन गया क्या गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि आ गया। फिर हमारा इसी में हमारा है लहंदा लिपि हो गया, लहंदा लिपि हो गया। और इसी के बाद और इसी में चलते हैं तो हमारा एक टाकरी लिपि, ये भी एक प्रकार की शारदा का ही भाग है। टाकरी लिपि हमारा होगा कौन सी, तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं जो है पहले जो कुटिल लिपि थी ये हमारे दो भागों में विभाजित है। तो नागरी और शारदा, कौन सी नागरी और शारदा।
जो हम लोग शारदा को देखेंगे तो ये हमारे और भी बटे भाग है इसके। गुरमुखी लिपि हो गई, कश्मीरी लिपि हो गई, लहंदा हो गई और टाकरी, इस तरह के क्या है ये हमारी इसमें बटा हुआ। गुरमुखी लिपि हो गई, लहंदा लिपि हो गई, टाकरी लिपि हो गई और हमारी अगली लिपि कश्मीरी। कश्मीरी काश्मीरी 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 लिपि। तो ये क्या है, ये सब हमारी लिखने के जो है तरीके कह सकते हो, ये लिखावट है जिससे भाषा की अभिव्यक्ति द्वारा किसी संचार माध्यम का वो होता है प्रयोग, इससे हम एक दूसरे की भाषा को आपस में समझ सकते हैं। अब लोग अगर देखें तो ये हमारी शारदा लिपि हो गई। शारदा लिपि के हमारे हो गए 4 भाग, गुरमुखी, कश्मीरी, लहंदा और टाकरी। अगर हम लोग देखें नागरी लिपि, तो नागरी लिपि हमारे भी आगे इसी तरह विकास करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो नागरी लिपि आगे देखते हैं अगर हम लोग, नागरी लिपि। तो नागरी लिपि हमारी जो है नागरी लिपि तो नागरी लिपि हमारी जो है ये 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हमारी आती है पश्चिमी नागरी लिपि, ये हमारी पश्चिमी नागरी लिपि हो जाती है। एक हमारी कौन सी है पश्चिमी नागरी, दूसरी हमारी कौन सी है पूर्वी लिपि या पूर्वी शाखा। एक हमारी पश्चिमी शाखा बढ़ जाएगी, दूसरी हमारी क्या है, एक पश्चिमी शाखा हमारी बढ़ जाएगी और दूसरी हमारी कौन सी है ये पूर्वी शाखा। तो नागरी लिपि आगे बढ़ के 2 शाखाओं बढ़ जाती है। तो पहली हमारी एक मान लेते हैं पूर्वी है या पश्चिमी है, या पहली पश्चिमी शाखा मान लेते हैं, दूसरी पूर्वी शाखा मान लेते हैं। तो पश्चिमी शाखा हमारी कौन कौन सी आती है, तो पश्चिमी शाखा हमारी आती है देवनागरी। कौन सी देवनागरी के बाद राजस्थानी आती है, गुजराती आती है, महाजनी आती है, कैदी आती है। तो पश्चिमी शाखा हमारी कौन सी आती है, एक आती है देवनागरी, गुजराती आती है, कैदी, ये भी एक प्रकार की लिपि है क्या, ये भी एक प्रकार की लिपि है। फिर महाजनी, ये भी क्या है एक प्रकार की लिपि है। महाजनी, राजस्थानी। तो इस तरह हमारे ये सब पश्चिमी शाखा के हैं। जो पश्चिमी शाखा के अंदर कौन सी देवनागरी हो गई, राजस्थानी हो गई, गुजराती हो गई, महाजनी हो गई, कैदी हो गई। तो यह पश्चिमी शाखा के अंतर्गत जो है भाषा का धीरे धीरे विकास चल रहा है। अगर हम लोग देखें पूर्वी शाखा, तो पूर्वी शाखा हमारी कौन सी आ जाएगी, इस पर आ जाएगी बांग्ला लिपि, असमी लिपि, उड़िया लिपि। इसमें कौन सी आ जाएगी, बांग्ला लिपि, असमी लिपि और उड़िया लिपि। तो इस तरह हमारी जो नागरी वर्णमाला या नागरी लिपि जो है हमारी, तो वो लिखावट का तरीका 2 भागों में बढ़ गया है। पहली पश्चिमी शाखा और दूसरी क्या पूर्वी शाखा। तो पश्चिमी शाखा के अंदर हम लोग देखेंगे ये हमारी देवनागरी भाषा है, यानी देवनागरी। तो देवनागरी यहाँ पे आगे कौन सी शाखा, पश्चिमी शाखा। तो पश्चिमी शाखा के अंतर्गत हमारी देवनागरी का विकास हो रहा है। किसके अंतर्गत, पश्चिमी शाखा के अंतर्गत हमारी क्या देवनागरी विकास हो रहा है। और देवनागरी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देवभाषा यानी कि भगवान की भाषा कह सकते हो। क्योंकि देवनागरी भाषा को ईश्वर लोग बोलते थे, भगवान बोलते थे उनके शब्दों में, यानी संस्कृत भाषा संस्कृत से होते होते हिंदी यानी हिंदी भाषा बोलते थे, तो उसको देवनागरी देव भाषा बोलते हैं। और देवनागरी लिपि हमारी क्या है, इसका लिखावट का तरीका क्या होता है, बाईं ओर से दाईं ओर। जो देवनागरी लिपि होती है हमारी, देवनागरी लिपि जो होती है, उसका लिखावट का तरीका क्या है, बाएं से दाएं। क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं ना, देखो हम लोग इधर से लिख रहे हैं, ये बायां है हमारा, तो लोग बाएं से लिख रहे हैं किस तरफ, दाएं की ओर। तो देवनागरी की विशेषता क्या है, ये हमारी बाएं से क्या है, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है, क्या होती है। और हमारी जो देवनागरी लिपि होती है वो कैसी होती है, अक्षरात्मक होती है। कैसी अक्षरात्मक। इसी तरह हमारे जो आगे रोमन शैली, रोमन की भाषा देखिए, रोमन लिपि, तो वो क्या होती है, अल्फाबेटिक होती है, यानी अंग्रेजी भाषा के लिपि के अनुसार लिखी जाती है रोमन। ठीक है, हमारी हिंदी चली, यानी हिंदी के अंतर्गत हम लोग सीख रहे हैं, तो ये इसका लिखावट क्या है,
बाएं से दाएं, यानी बाएं से दाएं लिखते हैं तो क्या होता है, वो हमारा, ये हमारी होती है देवनागरी लिपि। कौन सी होती है, देवनागरी लिपि। तो हमारा जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम, यानी कि देव, इस पे क्या होता है, जो ध्वनि बोलेंगे वही वर्ण है, यानी जो लोग उच्चारित करेंगे वही लिखेंगे। लेकिन अंग्रेजी में ऐसा नहीं है, यानी रोमन लिपि में ऐसा नहीं है। रोमन लिपि में क्या होता है, बोलते कुछ और शब्द कुछ और निकलता है, लेकिन हिंदी पे ऐसा नहीं है। हिंदी में जो शब्द हम लोग मुख से बोलेंगे वो शब्द हम लोग लिखेंगे भी। और इसमें क्या है, इस पे हमारा जो है हिंदी पे कुछ साइलेंट शब्द हमारे वर्ण नहीं रहते, अक्षर नहीं रहते, लेकिन अंग्रेजी में क्या है, यानी रोमन लिपि में क्या है, उसमें कुछ अक्षर हमारे साइलेंट भी होते हैं, यानी साइलेंट मुख भाषा में बोले जाते हैं। अब हम लोग और देखते हैं आगे। अब लोग और देखिए हिंदी के विकास में जो है, हिंदी के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाएं देखते हैं।